मायके आई डिम्पल ने जब अपनी भाभी के आगे अपने माता पिता को मैले और फटे हुए कपड़ों में भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाते हुए रोटी मांगते देखा तो उसके होश उड़ गए। माँ, पिताजी, आप इस हालत में? अपनी बेटी को देख सूर्यकांत जी और रमा जी बेटी से लिपट कर रोने लगे। अपने माता पिता की हालत देख डिम्पल की आंखों में आंसू आ गए। डाइनिंग टेबल पर बैठी मंजू और उसकी मम्मी चाय पकोड़े का मजा लेते हुए बोली, यह देखो क्या भरत मिलाप हो रहा है, बिल्कुल रामलीला का सीन चल रहा है। कहकर उसकी भाभी मंजू और उसकी मम्मी जोर जोर से हंसने लगी। भाभी, यह क्या बदतमीजी है, आप लोग बैठकर चाय पकोड़े खा रहे हो और मम्मी पापा आपके सामने खाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। डिम्पल गुस्सा होते हुए बोली, हाँ तो क्या करे ननंद रानी, इनका थोड़े बहुत में पेट नहीं भरता, प्लेट भरकर भी दूंगी ना वह भी कम पड़ जाएगा। अरे जब भरपेट खाना नहीं दोगी तो भूख तो लगेगी ही ना। रमा जी बहू से डरते हुए बोली, बुढ़िया मैं क्या तुम दोनों को भूखा रखती हूँ? मंजू रमा जी और सूर्यकांत जी को धक्का देते हुए बोली तो सूर्यकांत जी और रमा जी पीछे को गिर गए। यह देख डिम्पल से आज बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपनी भाभी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। थप्पड़ लगते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा पर हाथ उठाने की? एक थप्पड़ से ही मंजू का गाल तिलमिला उठा। मंजू की मम्मी ने जैसे ही डिम्पल की तरफ हाथ उठाया, डिम्पल दहाड़ते हुए बोली, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया भूल जाऊंगी आप इनकी मम्मी हैं। डिम्पल का ऐसा रूप देखकर मंजू की मम्मी के होश उड़ गए। उनके कदम वहीं के वहीं रुक गए। तुम होती कौन हो मुझे कहने वाली? अरे मेरी मर्जी, मैं इनको खाना दूं या ना दूं, यह मेरा घर है, यहाँ जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा। अरे इस बुढ़ापे में भी 6-6 रोटी एक साथ खा जाते हैं दोनों, कौन बनाएगा इतना खाना इनके लिए? शायद तुम भूल गई हो भाभी, जिस महल में रानी की तरह रह रही हो वह मेरे मम्मी पापा का है और उन्हीं के घर में तुम उनको भिखारियों की तरह रखती हो। ननंद रानी, ज़्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इन लोगों को मुझे कैसे रखना है। अपनी बहू की बातें सुनकर 80 साल के सूर्यकांत जी और रमा जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दरअसल कुछ समय पहले सूर्यकांत जी और रमा जी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब से बेटे की शादी हुई सब कुछ डगमगाने लगा। बेटा बाहर शहर में नौकरी करने चला गया, बहू को वहीं अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए छोड़ गया, लेकिन सास ससुर की सेवा करने की जगह बहू खुद उनसे अपनी सेवा करवाती। बुढ़ापे में भी सारे काम रमा जी से करवाती। बिना काम किए तो उन दोनों को खाना भी नहीं मिलता था। बेटे को बताते भी तो कैसे? बेटे का फ़ोन आता तो मंजू उनके पास ही खड़ी रहती और थोड़ी सी बात करवाते ही उनके हाथ से फ़ोन छीन लेती। कभी कभी तो उनकी बहू मंजू अपने सास ससुर को घर में बंद करके बाहर अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग तो कभी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में चली जाती थी। दोनों सास ससुर घर के अंदर भूखे तड़पते रहते थे। कई कई दिन हो जाते थे उनको एक एक जोड़ी कपड़े में रहते हुए, लेकिन बहू को उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। एक दिन सूर्यकांत जी के दांत में बहुत दर्द हो रहा था तो रमा जी उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। बुढ़ापे के कारण शरीर में बहुत कमजोरी हो रही थी और खाने पीने को भी ढंग से नहीं मिलता था, तो रमा जी को चक्कर आ रहे थे। खिचड़ी के साथ साथ वह बर्तन भी साफ करके रख रही थी। बर्तन साफ करते समय उनके हाथ से डिनर सेट की एक प्लेट और कटोरी नीचे गिरकर टूट गई। आवाज़ सुनकर मंजू दौड़कर किचन में आई और रमा जी पर चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया कर दिया ना नुकसान, देख लो मम्मी, आपने मुझे कितने शौक से दिलाया था ये डिनर सेट और इस बुढ़िया ने 1 मिनट में गिराकर सारा सेट खराब कर दिया। पास खड़ी मंजू की मम्मी बोली, अरे बहन जी, आपको पता है कितना महंगा डिनर सेट दिलाया था मैंने अपनी बेटी को, जिसको आपने तोड़ दिया। मंजू और उसकी मम्मी रमा जी के पीछे पड़ गई। रमा जी बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहू गलती से गिर गया, मुझे माफ़ कर दे। बुढ़िया, आगे से ऐसी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजू अपनी सास की गर्दन पकड़कर झटका देते हुए बोली तो सामने खड़े सूर्यकांत जी पत्नी को देख रो पड़े। अरे आप चलिए, मैं आपके लिए खिचड़ी लेकर आती हूँ।
रमा जी अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, बस रमा, मेरा पेट भर गया है, मुझे भूख नहीं है। ना जाने भगवान हमें किन कर्मों की सज़ा दे रहा है। अरे इससे अच्छा तो हमें भगवान अपने पास बुला ले। सूर्यकांत जी और रमा जी आपस में गले लगकर रोने लगे। चलिए माँ जी, बहुत हो गया रोना धोना, जाइए जाकर झाड़ू पोछा कर लीजिए। और पिताजी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाइए अपने कमरे में। आज मेरी कुछ दोस्त मुझसे मिलने आ रही है, उनके सामने कमरे से बाहर नहीं निकलना, और ना ही आपके कमरे से खांसने की आवाज़ आनी चाहिए। अगर आपने डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है बहू, कहकर सूर्यकांत जी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मंजू की सहेलियाँ भी आ गई। मंजू ने अपने सास और ससुर को कमरे से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। मंजू ने सहेलियों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। सारा खाना बाहर से मंगवाया था। सुबह से शाम हो गई, बहू अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय कर रही थी। एक बार भी सास ससुर से खाने के लिए नहीं पूछा। सूर्यकांत जी और रमा जी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मंजू ने उन्हें सख्त चेतावनी दी थी। लेकिन वह लोग भूखे भी कब तक रहते। रमा जी धीमे धीमे कदमों से बाहर आई और रसोई की तरफ जाने लगी तो मंजू उनका हाथ मरोड़ते हुए रसोई में अंदर ले गई। कितनी बार समझाया था मैंने आपको कि मेरी दोस्तों के सामने मत आना, फिर भी आपने मेरी नहीं सुनी। बहू रमा जी से घूरते हुए बोली, बहू सुबह से शाम हो गई, भूख लग रही है। तेरे ससुर तो शुगर के मरीज है, उन्हें तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। मुझे खाने को मत दे, पर उनके लिए कुछ दे दे। बुढ़िया, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। और मंजू रमा जी का हाथ पकड़ उनके कमरे में धक्का देकर बाहर से ताला लगा दिया। रमा जी कमरे से चिल्लाती रही, लेकिन मंजू ने तेज आवाज़ करके म्यूजिक चला दिया और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगी। सुबह के भूखे प्यासे सूर्यकांत जी और रमा जी खाने का इंतजार करते करते अगली सुबह हो गई। जब बहू ने ताला खोला तो रमा जी फिर से बहू से खाने के लिए मांगने लगी तो मंजू बोली, पहले सारा काम खत्म करो, उसके बाद खाना मिलेगा। रमा जी खाना खाने के लिए जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। काम करते हुए उनके हाथ काँप रहे थे। पूरे 2 दिन हो गए थे उन्हें भूखे रहते हुए। घर का सारा काम खत्म करने के बाद भी बहू ने उन्हें खाना नहीं दिया। मंजू और उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पकौड़ों का मजा ले रही थी। दोनों सास ससुर बहू से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए भिखारियों की तरह खाना मांग रहे थे। अचानक उनकी बेटी मायके पहुंच गई। अपने माता पिता को भाभी के सामने भिखारियों की तरह खाना मांगते देख उसके होश उड़ गए। अपने माता पिता की भिखारियों जैसी हालत देख डिम्पल की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर डिम्पल से बर्दाश्त ना हुआ और उसने एक जोरदार थप्पड़ अपनी भाभी के गाल पर रख दिया और अपने भाई अविनाश को फ़ोन पर सारी बातें बता घर बुला लिया। घर पहुंच माता पिता की हालत देख अविनाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पत्नी के लाख बार माफ़ी मांगने के बाद भी अविनाश ने मंजू को माफ़ नहीं किया। उसने मंजू और उसकी मम्मी को अपने बूढ़े माँ बाप पर अत्याचार करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।